हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एचएस 001। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली हमारी जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो के अंदर जो था हमने हमारा जो चैप्टर 1 जो था जिसका नाम था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसको डिस्कस किया था। जिस चैप्टर के अंदर जो था हमने बेसिकली देखा था उन 3 चैलेंजेस के बारे में जो था डिस्कस किया था जिसको हमारी कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फेस किया था। उन 3 चैलेंजेस में से जो हमारा पहला चैलेंज जो था जो कि था एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत को बिल्ड करने का जो पहला चैलेंज जो था, जो अखंड भारत को बनाने की जो पहली चुनौती जो थी उसके बारे में डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज जो था इसी के अंदर जो कि था हमारे कंट्री के अंदर सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल डाइवर्सिटी इन सबको अकोमोडेट करने का जो चैलेंज जो था जो कि पहला चैलेंज था उसको हमने पहले चैप्टर के अंदर था वो डिस्कस किया था। ये जो पहला चैलेंज जो था यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया को बिल्ड करने का और सोशल, कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को अचीव करने का, ठीक है, मतलब यूनिटी अचीव करने था। सोशल, कल्चरल, रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर यूनिटी को अचीव करने का जो चैलेंज था इसके अंदर आपने देखा था कि इसके अंदर जो था बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लीडर्स को फेस करनी पड़ी, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो पार्टीशन की थी। आपको पता है पार्टीशन की वजह से हमारा देश जो था वो 2 टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। पार्टीशन के प्रोसेस के वजह से जो था दोनों कंट्रीज में जो था बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए, लाखों हजारों करोड़ों लोग जो था वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से जो था वो मारे गए। उसके साथ साथ जो था पार्टीशन के प्रोसेस की वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में जो था सारी के सारी कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत ही हेट्रेड की फीलिंग जो थी वो फैल चुकी थी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के अंदर होता है बहुत ही हेट्रेड, एक बहुत ही नफरत की फीलिंग जो थी वो फैल चुकी थी, जिसने हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक तरीके से चैलेंज किया। उसके साथ साथ आपने जो था इसमें दूसरी प्रॉब्लम को फेस, जो दूसरा प्रॉब्लम जो था उसको डिस्कस किया था जिसका नाम था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। क्योंकि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको भारतीय संघ के अंदर मिलाए बिना जो था हम एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड का जो सपना जो था वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे। ये जो था दूसरा प्रॉब्लम था। इसके साथ साथ आपने तीसरा जो प्रॉब्लम जो कि एक अखंड भारत को बनाने में हमारे लीडर्स को फेस करना पड़ा वो भी देखा था, और वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसमें हमारे लीडर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनको क्या करना था, जो राज्य जो भारत के अंदर मिल चुके हैं उनकी बाउंड्रीज को जो था ड्रॉ करना था, और वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना था ताकि हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी आसानी से चल सके। उसके साथ साथ हमारे देश की जो कल्चरल, रिलीजियस, सोशल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो भी मेंटेन है, उसके अंदर यूनिटी मेंटेन है, उसको किसी तरीके की कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये बेसिकली आपने 3 प्रॉब्लम जो थे वो जो पहला चैलेंज जो था जिसमें जो पहला चैलेंज जो था जिसको हमारे लीडर्स ने फेस किया था, इन 3 प्रॉब्लम के बारे में जो था हमने पहले चैप्टर के अंदर जो था वो डिस्कस किया था। आज के इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें बेसिकली जो होता है हम जो दूसरा चैलेंज जो था जिसको हमारी कंट्री ने फेस किया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा चैलेंज आपको पता है वो हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को जो था एस्टैब्लिश करने का था। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का वो दूसरा चैलेंज था जिसको हमारी कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फेस किया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली हम ये जो दूसरा चैलेंज जो था इसको थोड़ा डिटेल में होता है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप जो होता है ये दूसरा चैलेंज जो था इसको अच्छे से आप एक बार समझ गए कि ये दूसरा चैलेंज जो था वो रियलिटी में क्या था, तो आप ये पूरा चैप्टर जो था आसानी से समझ जाएंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस दूसरे चैलेंज की तरफ जो होता है वो इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए आपने जो था पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो दूसरा चैलेंज जो था जिसको हमारे कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फेस किया था वो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का था। चैलेंज दूसरा था, दूसरा चैलेंज जो था वो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का था। अब ये डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का चैलेंज जो था ये रियलिटी में क्या था, वास्तव में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको इस दूसरे चैलेंज के अंदर हमारे लीडर्स को फेस करनी पड़ी, उसके बारे में हम थोड़ा जो होता है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि 1757 से लेकर के 1947 तक जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तब से लेकर 1947 तक हमारी कंट्री जो थी वो एक्चुअली में ब्रिटिशर्स की जो थी कॉलोनी थी। इस टाइम पीरियड के दौरान जो था हमारा भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, और इस ये जो कॉलोनियल टाइम जो था, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड जो था इस दौरान जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, इस दौरान जो था भारत को
अंग्रेजों ने जो था अपने खुद के पॉलिटिकल सिस्टम के अनुसार गवर्न किया था, अपने खुद के रूल के अनुसार, अपने खुद के नियम के अनुसार, अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार जो था वो ब्रिटिशर्स ने जो था भारत को गवर्न किया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो था फिर आपने देखा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था हमारे कंट्री के जो लीडर्स जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की, भारतीय राष्ट्र आंदोलन की जो थे वो शुरुआत की, और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के जरिए हमारे लीडर्स ने सक्सेसफुली 1947 में जो था ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल दिया, और हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था, जो कि इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को हासिल करना था, उसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि 1947 का टाइम जो था ऑलरेडी आ चुका था। देश की जो इंडिपेंडेंस जो था, जो सोवरेनिटी जो थी, जो आजादी, जो संप्रभुता जो थी, वो हमने ऑलरेडी अचीव कर ली थी। भारत से अंग्रेज जो थे वो जा चुके थे। अब भारत को चलाने की कमान जो थी, ठीक है, भारत को गवर्न करने की जो सत्ता जो थी एक तरीके से, ठीक है, अब भारत को चलाने की, भारत को गवर्न करने की जो जिम्मेदारी जो थी वो अब आ चुकी थी हमारे देश के लीडर्स के ऊपर। ठीक है, या फिर मैं सिंपली कहूं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर जो थे पटेल साहब, नेहरू साहब, उनके हाथों में अब जिम्मेदारी आ चुकी थी कि अब वो देश का जो गवर्नेंस जो है उसको चलाएं, देश के कमान को जो होता है वो संभालें। तो अब यहाँ पे जो होता है एक सवाल करके आता है कि आपको क्या लगता है कि जिस सिस्टम के जरिए अंग्रेजों ने जो था 1947 तक राज किया था, ठीक है, जिस नियम के अनुसार, जिस कानून के अनुसार, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार अंग्रेजों ने जो था 1947 तक जो था रूल किया था, आपको क्या लगता है कि हमारे लीडर्स भी जो होता है उन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं सारे नियमों को जो होता है पालन करेंगे, उन्हीं सारे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, उन्हीं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेंगे जिसके जरिए अंग्रेजों ने जो था भारत को रूल किया था? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब हमारे लीडर्स ने जो था अपनी जो देश की जो इंडिपेंडेंस है वो अपने हाथों में ले ली थी, अपने देश को चलाने का जो काम जो था, जो जिम्मेदारी जो थी अपने हाथों में ले ली थी। अब क्योंकि हमारे देश के जो लीडर जो थे वो एक नए भारत को जो था वो चलाने जा रहे थे, तो उसके लिए क्या था, जरूरी था, अब एक नए भारत को चलाने के लिए जरूरी था कि हमारे देश के जो लीडर होते हैं वो नए रूल्स बनाएं, नए कानून बनाएं, नए तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करें, हमारे इस नए भारत को चलाने के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें। ये इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लीडर्स के लिए, क्योंकि अब हमारे लीडर्स जो थे जिस तरीके से, जिस सिस्टम के अनुसार जो था, जिस नियम कानून के अनुसार अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, हम उसको जो था अडॉप्ट नहीं करने वाले थे। अब हम क्योंकि एक नए भारत को जो था वो चलाने जा रहे थे, तो उसके लिए जरूरी था कि हमारे लीडर्स जो है वो इस नए भारत को चलाने के लिए नए तरीके के प्रावधान लेकर आए, नए प्रोविजन, नए रूल्स, नए पॉलिटिकल सिस्टम, नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें। तो ये जो दूसरा चैलेंज जो था डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का, इस चैलेंज के अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम थी। अब क्या था, देश की सत्ता जो थी वो लीडर्स के हाथों में आ चुकी थी। अब उस नए देश को चलाने के लिए जो था हमारे लीडर्स को नए रूल, नए तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को था वो बनाना था, और यही नए रूल्स, नए पॉलिटिकल सिस्टम, नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करना ही जो था हमारे इस दूसरे चैलेंज का हिस्सा था। जो दूसरा चैलेंज जो था हमारे लीडर्स के लिए वो यही था कि हमारे लीडर्स नए तरीके के कानून बनाएं, नए तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाएं, जिसमें सभी कम्युनिटीज जो है, सभी तरीके के लोगों को जो है बराबरी का हक दिया जाए। ठीक है, तो यही जो था हमारे कंट्री के जो लीडर्स जो थे उनके लिए दूसरा चैलेंज था। इसके साथ साथ जो था एक चैलेंज और भी था इसमें। पहला तो चैलेंज जो था वो ये था कि अब हमारे देश को चलाने के लिए नए रूल्स, नए पॉलिटिकल सिस्टम, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करना था। इसमें जो दूसरा चैलेंज जो था वो ये था कि देखिए, ये जो पहला चैलेंज जो था इसको तो आसानी से अडॉप्ट कर लिया गया, इसको आसानी से सॉल्व कर दिया गया। कैसे सॉल्व कर देगा, आपको पता है कि हमारे देश को चलाने के लिए नए तरीके के रूल्स, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नए तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने के लिए जो था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग लीडर्स जो आए, साथ मिलकर के आए, उन्होंने जो था आपस में डिबेट और डिस्कशन किया, और इस डिबेट और डिस्कशन के जरिए 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो था हमारे लीडर्स ने जो था एक नया संविधान भारत का वो तैयार किया, जिसमें उन्होंने उन सारे प्रोविजंस, उन सारे रूल्स, उन सारे रेगुलेशन, उन सारे लॉज, उन सारे नए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर
जिसके जरिए हमारे लीडर्स जो थे वो नए भारत को चलाने जा रहे थे, उन सब का जो था वो डिस्क्रिप्शन, उन सबको जो था इस संविधान के अंदर था वो लिख दिया। हमारे लीडर्स ने उन सारे नियम को लिख दिया कि हम भारत को होता है इन इन नियमों के जरिए या फिर इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को होता है, इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए भारत को चलाएंगे। ये सारी बातें जो थे उठा करके उन्होंने संविधान के अंदर जो था लिख दिया। ये पहला चैलेंज जो था वो और इजीली जो था सॉल्व कर दिया गया। अब इसके अंदर जो दूसरा प्रॉब्लम आया था, ठीक है, जो दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर जो थी, जो दूसरी चुनौती जो थी, जो कि मेन चुनौती थी, हम उसके बारे में जो था डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दूसरी चुनौती क्या थी कि नियम और कानून बना लेना, ठीक है, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। खैर संविधान बनाना तो जो था एक बड़ा चैलेंज था ही, लेकिन नए कानून बनाना, नए तरीके के प्रावधान बनाना, नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करना, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के दौरान समझाता हूं कि पढ़ाई करने के लिए जो होता है नया टाइम टेबल बनाना, जो है टाइम टेबल बनाना जो होता है कोई बड़े चैलेंज होता नहीं होता है। आप 24 घंटे में होता है 24 तरीके के टाइम टेबल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो रियल चैलेंज होता है वो होता है इस टाइम टेबल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, उस टाइम टेबल को, जो पढ़ाई का टाइम टेबल आप 20 बार बनाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट आप एक भी बार नहीं कर पाते हैं, इस टाइम टेबल को अपने रियल लाइफ में जो होता है इंप्लीमेंट करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक यही बात जो होता है यहाँ पे भी लागू होती है। जो नियम कानून, जो प्रावधान, जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे देश के लीडर्स ने भारत को चलाने के लिए अडॉप्ट किया, उसको बनाना जो था कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, बल्कि उन सारे नियमों को, उन सारे कानून को, उन सारे स्ट्रक्चर को वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो था इंप्लीमेंट कैसे करें, ये जो था सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे देश के लीडर जो उन्होंने इस नए भारत को चलाने के लिए जो नए तरीके के कानून, जो नए तरीके के प्रावधान बनाए हैं, जो नया स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, उसको प्रैक्टिकली जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर के आए। ठीक है, उसको अडॉप्ट करना जो था वो, उसको ग्राउंड लेवल पे जो था उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना जो था वो सबसे बड़ा चैलेंज था। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सेकंड चैलेंज जो था डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का चैलेंज, ये वास्तव में जो चैलेंज क्या था ये आपको अच्छे से जो था वो समझ में आ गया होगा। और अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको जो है चैलेंज समझ में आ गया है तो आप ये मान करके चलिए कि आप चैप्टर आसानी से, पूरा चैप्टर जो था आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इस चैप्टर का होता है एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें इसके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। पहला तो हमने ये जो चैलेंज है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस सेकंड चैलेंज के अंदर हमारे लीडर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे पहला चैलेंज जो था वो था एक अखंड भारत को बिल्ड करने था, उसके अंदर हमको पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना और स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, ये 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उसी तरीके से जो दूसरा चैलेंज जो था इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ठीक है, जिनके बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें सबसे पहला चैलेंज आया कि हमारे देश के लीडर्स को था वो नए तरीके के स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने थे। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी के जरिए हम अपने देश को चलाएंगे, डिक्टेटरशिप के जरिए, मोनार्की रूल के जरिए, किसके जरिए चलाएंगे, इसको अडॉप्ट करना था। उसके बाद जो था जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना था। उन रियल लाइफ को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई उसको भी जो था हमको देखना था। जैसे हमारे देश के अंदर इलेक्शन कराना था, तो इलेक्शन कराने में कौन कौन से प्रॉब्लम है उसके बारे में जो था हम देखेंगे। जो हमारा ये 1950 से लेकर के और 60s तक का जो पीरियड है जिसमें नेहरू जी ने जो था रूल किया था, ये एक दशक का जो राजनीति का इतिहास जो था इसका नेचर कैसा था, इस पहले दशक के अंदर जो था हमारे भारत के राजनीति के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई उनके बारे में जो था डिस्कस करने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी के बारे में भी जो था डिस्कस करेंगे, कांग्रेस पार्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसने क्या क्या रोल जो था भारत के इंडिपेंडेंस को दिलाने में, भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बनाने में और भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में क्या क्या रोल उसने प्ले किया था, वो हम सारी चीजों को जो था डिस्कस करेंगे। कांग्रेस का रोल जो था इस पहले दशक के अंदर हमारी राजनीति के अंदर क्या था वो हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हमारे कंट्री के अंदर एक तो कांग्रेस पार्टी का रोल क्या था वो देखेंगे, और इसके साथ साथ जो था हमारी जो बाकी की जो दूसरी पार्टियां जो थी अपोजिशन पार्टीज, उनका क्या क्या रोल था, क्या क्या रोल था भारत के इस पहले दशक के अंदर, वो जो था इस चैप्टर के अंदर सब कुछ देखने वाले हैं। आई होप आपको इसका ओवरव्यू होता है समझ आ गया होगा। अब हम जो होता है बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए हमारा पहला टॉपिक जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसका नाम है वो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो होता है वो दिया गया है, वो आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब 1945 का जो टाइम पीरियड जो था,
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है वो खत्म हो जाता है, तब पूरे विश्व के अंदर जो होता है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें जो होता है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसे जो जो कंट्रीज थे पूरी दुनिया के अंदर जहां पे जो था फॉरेनर्स का रूल था, जैसे हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर का रूल था, उसी तरीके से और दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी जहां पर फॉरेनर्स का रूल था, वो रूल जो होता है 1945 के बाद जो होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो 1945 में जो था जब ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे नए देश जो होता है वो विश्व की राजनीति के अंदर उभर करके आते हैं, ठीक है। उसमें से हमारा एक देश जो था इंडिया भी था। तब भारत के साथ साथ जो था, एक तरफ तो क्या था, इंडिया था, और इसके साथ बाकी भी बहुत दूसरी ऐसी कंट्रीज थी जो कि 1945 के बाद जो होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एक विश्व की राजनीति में एक आजाद देश के रूप में उभर करके आती हैं। आजादी जो होती है इनको बाकी के जो फॉरेन रूल्स हैं उनसे मिल चुकी है, और अब भारत के साथ साथ जो होता है 1945 के बाद बहुत सारे और दूसरे राष्ट्र भी होता है विश्व की राजनीति के ऊपर उभर करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है देखने वाली बात जो है वो ये है कि बाकी के जो दूसरे राष्ट्र जो थे, आप सभी को पता है कि जब 1945 में बहुत सारे राष्ट्र जिनका जो था एक आजाद देश के रूप में जो था जन्म हुआ, तो उन सारे ये जितने भी आजाद देश जो थे इनको जो था बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे हमारे देश को जो था नेशन बिल्डिंग की जो थे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इकोनॉमी को डेवलप करने की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो था डेवलप करने की प्रॉब्लम, यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम को जो था इन सारे नए नए देशों को जो था फेस करना पड़ा था। एक तो भारत को भी फेस करना पड़ा और बाकी के जो दूसरे जो कंट्रीज जो थे उनको भी ऐसे बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ा, बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा जब वो आजाद हुई थी। लेकिन इन सारे जो दूसरे राष्ट्र जो थे, जो दूसरे देश जो थे जो कि 1945 के बाद आजाद हुए थे, इन सभी देशों ने जो था इन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो था जो हथियार अपनाया था या फिर जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया था वो था नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब कि इन सभी देशों ने जो था, जो बाकी के देश जो थे, उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम को जो था डील करने के लिए जो था नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था गवर्नमेंट का उसको अडॉप्ट किया था। लेकिन वहीं पे हमारे देश के लोगों ने क्या किया था, हमारे देश के लीडर्स ने जो था हमारे देश को चलाने के लिए जो था वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। हमारे लीडर्स ने हमारे देश को चलाने के लिए और उसके साथ साथ जो था इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो था और इन सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो था वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। वहीं दूसरे कंट्रीज ने जो था वो नॉन डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था या फिर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म जो था गवर्नमेंट का उसको अडॉप्ट किया था। अब बाकी के जो दूसरे कंट्रीज जो थे उन्होंने ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको क्यों अडॉप्ट किया और भारत ने डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दूसरे देश जो थे उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था गवर्नेंस का उसको क्यों अडॉप्ट किया। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि बाकी के जो दूसरे जो आजाद देश जो थे उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म जो था गवर्नमेंट का उसको क्यों अडॉप्ट किया। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बाकी के जो दूसरे राष्ट्र जो थे जो कि भारत के साथ जिन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की थी, उन बाकी के सभी देश के जो लीडर्स जो थे उनका कहना था कि हमारे देश की जो सबसे पहली जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। ऐसा जो था वो दूसरे देश के जो लीडर्स जो थे उनका कहना था। खैर ये तो हमारी भी यही पहली प्रायोरिटी थी। हमारे देश के लीडर जो थे उनकी भी पहली प्रायोरिटी जो थी भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ही मेंटेन करना था। ऐसा जो था उन्होंने दूसरे देश के लीडर्स ने जो था कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हमारे देश की जो पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है हमारी ये कंट्री की जो यूनिटी जो है, जो इंटीग्रिटी जो है उसको हार्म कर सकती है। ऐसा जो था दूसरे देश के लीडर्स का कहना था। अब आपको यहाँ पे लगता होगा कि डेमोक्रेसी जो होती है वो किसी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को कैसे हार्म कर सकती है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए उनका बेसिकली कहने का मतलब क्या था, दूसरे देश के लीडर्स का उनका कहने का जो था बेसिकली मतलब जो था वो ये था, उन्होंने कहा कि हमको किसी भी हालत में अपने देश की जो एकता जो है, जो अखंडता जो है उसको बरकरार रखना है, इसको किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना है। उन्होंने जो था वो ये कहा। अब
उन्होंने ये क्यों कहा कि डेमोक्रेसी से हमारी कंट्री की ये जो यूनिटी है जिसको मेंटेन करना चाहते हैं वो टूट सकती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए ये जो दूसरे देश जो हैं, जो बाकी की जो दूसरी अदर कंट्रीज जो थी, मान लो अगर इन्होंने जो था डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, तो डेमोक्रेसी के अंदर आप सभी को पता है जो लोग होते हैं उनको हर तरीके की जो होती है वो फ्रीडम जो होती है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो, चाहे इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके की, सिविल, हर तरीके की फ्रीडम जो होती है वो मौजूद होती है, उनके हाथों में होती है, उनको अवेलेबल होती है। अब मान लो जो होता है इन दूसरे देश के लीडर जो है वो कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं जो कि हो सकता है यहाँ के कंट्री के कुछ लोगों के, इस कंट्री के जो कुछ सेक्शन जो है, मान लो इस देश के जो लीडर हैं वो ऐसी कोई पॉलिसी जो लेकर के आते हैं जो कि इनके यहाँ के कुछ सेक्शन जो है लोगों का, ठीक है, कुछ कम्युनिटी जो है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अगर कोई पॉलिसी सरकार लेकर के आती है और वो किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का होता है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, धरना प्रदर्शन देगा, ठीक है। अब जब ये प्रोटेस्ट होगा तो इससे क्या होगा, देश की जो शांति होगी, जो पीस होगा, जो स्टेबिलिटी होगी, वो कहीं ना कहीं जो होते हैं सारी कंट्रीज की, वो क्या होना हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी किसी देश के अंदर होता है वो प्रोटेस्ट होना शुरू होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है बड़े स्केल पे लोगों के द्वारा, तो वहां की कंट्री की जो पीस होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो भंग हो जाती है। और इसके साथ साथ और क्या हो जाता है कि देखिए उस समय ये सारी जो गवर्नमेंट जो थी, जिनको अभी अभी आजादी मिली थी, उनके सामने कोर इश्यूज क्या थे, उनके सामने कोर इश्यूज थे कि देश की पॉवर्टी को मिटाना है, देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है, देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को था वो मेंटेन करके रखना है। लेकिन अब मान लो जो होता है सारे देश के अंदर था लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो फिर अब जो गवर्नमेंट का ध्यान होगा वो ये सारे कोर इश्यूज से हट जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है लोगों को समझाने में, लोगों के प्रोटेस्ट को शांत करने में ही जो होता है वो लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो ये जो कोर इश्यूज हैं उनके कंट्रीज के वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो था ये जो अनफोर्सिंग जो प्रॉब्लम जो था, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम जो थी, उनके कंट्री की जो पीस है, स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन ना हो, उनके देश के लोग जो है वो प्रोटेस्ट ना करें, ठीक है, वो जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सके, जो पॉलिसी लेकर के आना चाहते हैं वो आसानी से ला सके। इसीलिए जो था उन्होंने कहा कि भैया हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे तो ये सब कुछ होगा जो वो नहीं करना चाहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसलिए जो था हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया ने जो था वो डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया, उसने जो था ये नॉन डेमोक्रेसी को जो था वो क्यों नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात आपको बता दूं कि नॉन डेमोक्रेसी जो होता है ये किसी भी तरीके का फॉर्म हो सकता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये मोनार्की भी हो सकता है, ये मिलिट्री रूल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी जो था हमारे भारत ने क्यों अडॉप्ट किया। देखिए हमारे देश के जो लीडर जो थे उन्होंने इन बाकी सारी कंट्री से जो था एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, ठीक है, एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। देखिए हमारे देश के लीडर्स जो थे उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में जो होता है, जो सबसे पहली बात, हमारे देश के जो लीडर जो थे उनको लगता था कि हमारी कंट्री में जो होता है ये नेशन बिल्डिंग के, पॉवर्टी के, या फिर आप जो समाज के अंदर इनइक्वालिटीज हैं इनको हटाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका जो होता है, उनको लगता था कि डेमोक्रेसी जो होता है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो होता है सबसे अच्छा तरीका है जिसके जरिए हमारी कंट्री ने जो ये नए नए प्रॉब्लम फेस किए हैं उनको हम सक्सेसफुली जो होता है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक कारण जो था वो जो था ये था जिसके वजह से हमारे लीडर्स ने जो था वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। दूसरा कारण जो था डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का वो था कि डेमोक्रेसी जो था हमारे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था वो गोल था, ठीक है। हमारे राष्ट्र के जो थे जितने भी नेता थे जब वो ब्रिटिशर से जो था लड़ रहे थे तो उनका उस समय जो था सपना था, उन्होंने जो था उस समय डिसाइड कर रखा था कि जब हमारे देश की जो सत्ता जो है, जब हमारा देश जो था आजाद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी को होता है अडॉप्ट करेंगे, डेमोक्रेसी के जरिए हम अपने देश को होता है वो गवर्न करेंगे, ठीक है। आपने पहले चैप्टर के अंदर होता है वो सबसे पहले पेज पे होता लिखा हुआ है 2 बेसिक गोल, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के जो लीडर जो थे उनका एक गोल जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो गोल जो था वो हमारे देश को डेमोक्रेसी के जरिए चलाना था, ठीक है। अब देश की इंडिपेंडेंस आ चुकी है तो जो गोल जो था उसको अब इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई थी और इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को जो था वो अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश के लीडर जो थे उनको लगता था कि हम डेमोक्रेसी के जरिए जितने भी प्रॉब्लम हमने जो फेस किया उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वही हमने देखा दूसरे कंट्री के जो लीडर जो थे उनको लगता था कि हमने जो प्रॉब्लम फेस की है नेशन बिल्डिंग की, पॉवर्टी की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करने की, हम उन सभी प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी के जरिए जो होता है
सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो था उन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं चुना। लेकिन हमारे देश के लोगों को लगता था, हमारे देश के लीडर को लगता था कि डेमोक्रेसी ही जो होता है वो एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए जो हम इन सारी प्रॉब्लम को जो होता है वो आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे देश के लोगों को ऐसा क्यों लगता था, हमारे देश के लीडर्स को ऐसा क्यों लगता था, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। देखिए, आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है इक्वालिटी। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। और फ्रीडम, ये दो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो डेमोक्रेसी के होते हैं। हर डेमोक्रेसी में आपको इक्वालिटी दिखेगा और फ्रीडम, ये दो प्रिंसिपल जो होते हैं वो अधिकतर डेमोक्रेसी के अंदर होता है वो मौजूद ही होते हैं। हर डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी और फ्रीडम होती है। अब 1947 के समय जो था, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर जो था बहुत सारी तरीके की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी, बहुत सारी तरीके की असमानता जो थी, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कलर के आधार पर, थोड़ा बहुत जो था इकोनॉमी के आधार पर, ऐसे बहुत सारे तरीके की इनइक्वालिटी जो थी हमारी सोसाइटी के अंदर उस समय एग्जिस्ट करती थी। और इसके साथ साथ क्या था, हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ग्रुप्स जो थे रह रहे थे, उन सभी को क्या था, फ्रीडम जो थे वो नहीं मिली हुई थी। ठीक है, समाज के अंदर जो था जो माइनॉरिटीज जो थे उनको क्या था, फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिली हुई थी। उनको क्या था, जो अपर कास्ट के लोग जो थे या फिर जो मेजॉरिटी में जो थे वो उनके ऊपर डोमिनेट क्या करते थे, उनको अपने नियम के अनुसार चलाया करते थे। और इसके वजह से सोसाइटी के अंदर था इक्वलिटी होने की वजह से क्या था, हमारी सोसाइटी के अंदर जो जितनी भी कम्युनिटीज रहती थी उनके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं बिल्डअप हो पा रही थी। उनके अंदर हमेशा क्या था, एक तरीके का झगड़ा जो था वो चलता रहता था। लोअर कास्ट के लोग जो थे वो हमेशा क्या था, अपर कास्ट के लोगों से जो था नफरत करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो लोग जो थे वो लोअर कास्ट के लोगों की बात को नहीं मानते थे, उनको फ्रीडम, उनको इक्वालिटी जो था वो नहीं देते थे, उनको अनटचेबल्स के रूप में जो था ट्रीट करते थे, उनको जो था बहुत सारे तरीके के नेगेटिव कमेंट देते थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारी सोसाइटी के अंदर जो था, जो स्टेबिलिटी जो थी, जो कॉपरेशन जो होता है, जो यूनिटी होती है, जो कि एक सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए जो होता है बहुत जरूरी होती है, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर था बिल्कुल खत्म था। हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी लोगों के बीच में जो था, जो कम्युनिटीज रहे थे उनके बीच में बिल्कुल भी कॉपरेशन, बिल्कुल भी यूनिटी जो थी वो नहीं थी। ठीक है, जिसके वजह से क्या था, हमारी सोसाइटी, हमारी जो सपना जो था हमारा एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत को बनाने का, वो कहीं ना कहीं जो था वो धुंधला नजर आ रहा था। क्यों धुंधला नजर आ रहा था, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के अंदर होता है लोगों के बीच में यूनिटी, जो सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स रह रहे हैं उनके बीच में अगर हम एकता जो होता है, उनमें हम एकता की, भाईचारे की भावना जो होता है वो नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा देश जो होता है वो एक अखंड भारत जो होता है बन जाएगा। बिना सोसाइटी के अंदर होता है हम यूनिटी बिल्डअप किए हम अपने देश को होता है वो यूनाइटेड कभी भी नहीं बिल्ड कर सकते हैं। हम अपने सोसाइटी के अंदर होता है जो डाइवर्सिटी है उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे देश के जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज रह रही हैं, उनके बीच में भाईचारे की, उनके बीच में एकता की जो भावना होती है वो नहीं बनती है। अब था क्या, सारे के सारे सोसाइटी के अंदर क्या था, इस इनइक्वालिटी को, जो सोसाइटी के अंदर जो ये इनइक्वालिटीज थी, इसको जो था हटाना, जो था एक अखंड भारत बनाने के लिए जो था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये इनइक्वालिटी कैसे हटाई जा सकती है, अगर हम सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, एक कानून बना दें कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं सब बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कलर का हो, हर तरीके से सभी लोग जो होते हैं वो सभी बराबर होंगे, सभी को जो होता है हम आजादी दे दें। तो क्या ऐसी तरीके की इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। सभी को आप इक्वल कर देंगे, सभी के लिए समान तरीके के कानून बना देंगे, सभी के लिए जो होता है बराबर की जो होती है वो आजादी दे देंगे, तो आराम से क्या होता है, जो इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री ने जो प्रॉब्लम फेस किया हुआ है एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत को बनाने का, वो ऑलरेडी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए जो था, अब ये इक्वालिटी और फ्रीडम जो होती है डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होती है, इक्वालिटी और फ्रीडम के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहां पे मिलते हैं, वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमको मिलते हैं। एक लिबरल सोसाइटी की जो हम बनाने की बात कर रहे थे, एक लिबरल और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की जो बनाने की हम बात कर रहे थे, वो हमको बेसिकली ये जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो यहीं पे अवेलेबल होता है। ठीक है, मोनार्की के अंदर आपको कभी भी इक्वलिटी नहीं दिखेगा, मोनार्की के अंदर या फिर मिलिट्री रूल के अंदर आपको कभी भी फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जो हैं
लिबरल सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सब आपको डेमोक्रेसी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे देश के लोगों ने जो था उनको लगता था कि हम डेमोक्रेसी के जरिए ही जो होता है अपने कंट्री की अधिकतर जो प्रॉब्लम है, एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत को बनाने में जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है उसको हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के रुता समझाया है, जिसको मैंने खुद जब मैं क्लास 12 में था उसको इमेजिन करके रुता समझा था, ठीक है, अपने खुद का अनुमान लगा करके कि हाँ इस कारण की वजह से लीडर्स ने जो था वो डेमोक्रेसी को चुना होगा, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का सेशन जो था वो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो जो था वो अच्छा लगा हो और आप मेरी जो होता है कोई मदद करना चाहते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो होता है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो होता है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो इस चैप्टर का उठा पाए। और तब तक के लिए हम बाकी की चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को होता है थैंक यू।